हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल एट योर होम। स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज ये पहला लेक्चर है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। तो ये पहला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि आप इस कोर्स का पूरा एडवांटेज उठा पाए। अब ये कोर्स में टोटल जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, टोटल 30 लेक्चर्स होंगे, 30 वीडियो लेक्चर्स होंगे। और ये कोर्स के साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगी। आप चाहे तो कुछ पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर हम खुद लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो आप खुद भी लिख सकते हैं और मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके साथ हम क्विज करेंगे डेली बेसिस पे। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज मैं आपको दूंगी, कुछ ना कुछ क्विज दूंगी, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। यू जस्ट हैव टू स्पेयर 10 to 15 मिनट्स अ डे, ताकि और आप उसमें नई नई चीज़ें सीखोगे। ओके। और उसके साथ मैं आप लोगों को एक्टिविटी शीट्स भी देने वाली हूँ। लेसन होने के बाद, वो एक वीडियो लेक्चर होने के बाद मैं आपको एक्टिविटी शीट्स देने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है, एक्टिविटी शीट्स, क्विज के क्वेश्चंस, ये सारी पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो स्पेसिफिकली ये कोर्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है और आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहते हो तो आई एम श्योर, मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप अभी जैसे हो, बाद में जब ये 30 लेक्चर्स खत्म होंगे उसमें और आपके अभी वाली पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ये सब आप बहुत देख सकते हो YouTube पे। बट मेरा जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है मैंने ट्राइड और टेस्टेड कोर्स है मेरा, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बैचेस लिए हुए हैं। और उन बैचेस में मैंने क्या डिफरेंस देखा और क्यों कोर्स ये मैंने आपके लिए लाया, ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 सेकंड के लिए सुन लीजिए। मैंने जो वो 2 बैचेस लिए थे, उन बैचेस में जो स्टूडेंट ने थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ रहे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, मेरे होमवर्क जो एक्टिविटीज़ दिए थे मैंने वो कंप्लीट किए, वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और उन स्टूडेंट्स का चेंज देख के ही आई गॉट मोटिवेटेड टू स्टार्ट दिस कोर्स ऑन माई चैनल। सो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी सिबलिंग्स है, आप उनको भी जोड़ सकते हो इस चैनल के साथ। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा सिखाने का। ठीक है। तो ये जो सारे एफर्ट्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, इसके रिटर्न में आई जस्ट वांट 1 लाइक, 1 शेयर एंड सब्सक्रिप्शन टू माय चैनल, सो दैट आई कैन गेट कनेक्टेड विथ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में एंड तक बने रहेंगे, देन ओनली यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ। ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, आप एंड ऑफ दिस सेशन आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बेसिक से सिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बोला, बेसिक से एडवांस के लर्नर जितने भी होंगे सब ये कोर्स को देख सकते हैं और सबके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप एक एडवांस लर्नर हो तो आपको फिर भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो हम एडवांस लर्नर होने के बाद भी या एक अच्छे स्पीकर होने के बाद भी, भले ही फ्लुएंटली ना बोलते हो, बट एक अच्छे स्पीकर होने के बाद भी हमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। यूजुअली हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना है। मेरे जो ये वीडियोज़ हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स के, वो वीकली 2 बार आएंगे, 2 दिन आएंगे वीकली। एक आपको सैटरडे को मिलेगा। ठीक है, आज सैटरडे है, आज मैं ले रही हूँ 1 लेक्चर। दूसरा लेक्चर आपको वेडनेसडे को मिलेगा। तो ये 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक सैटरडे को और दूसरा वेडनेसडे को। जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा, मैं आपको नेक्स्ट डे पे नोट्स प्रोवाइड करूंगी और वो पीडीएफ नोट्स के साथ एक्टिविटीज़ भी दूंगी जो आपको सॉल्व करनी है। देन एक्टिविटीज़ करने के बाद मैं एक लेक्चर लूंगी जिसमें मैं खुद एक्टिविटीज़ सॉल्व करवाऊंगी और आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। एडवांस लर्नर को लगेगा कि ये सब बहुत ही बेसिक है, हमें ऑलरेडी पता है, बट बेसिक से सीखना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। तभी आप एट दी एंड कुछ अच्छा बन पाओगे, मतलब अपने में पॉजिटिव चेंज देख पाओगे, फ्रूटफुल चेंज देख पाओगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप मुझसे कहोगे कि 26।
अगर आप करेक्ट आंसर देना चाहते हो तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना होगा। देखिए, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे? ये एक फ्लावर है, ठीक है, दिस इज अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है, ये एक फूल है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एज अ होल क्या है तो आप क्या बोलोगे? कि ये फूलों की माला है, गार्लैंड है, ठीक है। तो ये एक फूल है, बट ये सब जब मिलते हैं साथ में तो इनकी माला बनती है, ठीक है। तो ये एक फूल है और ये एक माला है। फूलों से एक फूल, एक अकेला फूल है और बहुत सारे फूलों का जो ग्रुप है उसे माला बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही A to Z तक जितने भी लेटर्स हैं, ABCDEFG, A से Z तक जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स को उन लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। तो ये सारे अक्षर हैं, ABCD, ये अक्षर हिंदी में इन्हें अक्षर बोला जाता है और इनके ग्रुप को अक्षर माला, हम उसे वर्णमाला भी कहते हैं और इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं तो आप क्या कहोगे? इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होता है, ठीक है। और जो 26 है वो अल्फाबेट नहीं है, वो लेटर्स है, ओके, ठीक है। तो अल्फाबेट आपको समझ में आया। कॉन्सोनेंट एंड वॉल हम देखते हैं। ये कॉन्सोनेंट और वॉल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी समझना, कोई भी करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। अब कॉन्सोनेंट और वॉल क्या होते हैं? इंग्लिश में 5 वॉल्स हैं, AEIOU, ये सब वॉल्स हैं और रेस्ट 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बट हमें कॉन्सोनेंट और वॉल पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि कॉन्सोनेंट और वॉल के साउंड पे ध्यान देना, उनके स्वर पे ध्यान देना। अगर आपको कॉन्सोनेंट और वॉल का स्वर समझ में आया तो ही आप कोई भी इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंस बोल पाओगे। जैसे हम जो वॉल है उन्हें हम स्वर कहते हैं, हिंदी में स्वर कहा जाता है, और कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन, ठीक है। तो जैसे AEIOU ये वॉल से, इनसे निकलने वाले जो स्वर होते हैं, अ का स्वर, ई का स्वर, आई का स्वर, ओ और यू का साउंड, जहां पे भी आपको मिलेगा आप उस वर्ड के पहले एन लगाओगे। क्या लगाओगे? एन लगाओगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूं, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है एप्पल, तो ये एप्पल है। यहाँ पे आपको वर्ड कौन सा है वो नहीं ध्यान देना है, या लेटर कौन सा है आपको वो ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या देना है कि स्वर क्या निकल रहा है। अगर मैं बोल रही हूं एप्पल तो मेरा साउंड क्या निकल रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, एप्पल, ए। तो ए जो है वो वाल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता, जैसे बुक, ब वॉल नहीं है, ब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ब साउंड आता तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे? अ बुक, ठीक है। समझ में आया? तो अब मैं आपको वॉल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये रहे कुछ वॉल्स के एग्जाम्पल्स जिससे हम समझेंगे कि हम यहाँ पे एन क्यों लिख रहे हैं। अब ये देखिए एप्पल, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, तो ए का साउंड आ रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। अब एलिफेंट, एलिफेंट, तो ए का साउंड आ रहा है, इसमें वॉल का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगाया जाएगा। अम्ब्रेला, इसमें अ का साउंड आ रहा है तो ये भी एक वॉल है, ओके, वॉल साउंड है। आइसक्रीम, आ, तो यहाँ पे भी एन, आइसक्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यूनिवर्सिटी। अब ये आप देखोगे तो ये जो लेटर है वो वॉल है, बट ये वॉल साउंड हमें नहीं दे रहा है। जैसे मैं इसको क्या प्रोनाउंस करूंगी? यूनिवर्सिटी, य का स्वर आ रहा है, य का आवाज आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये य जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वो वॉल साउंड नहीं है। तो यहाँ पे एन आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे हम एन नहीं डालेंगे, ओके। इस केस में हम ए डालेंगे। नेक्स्ट, ऑनेस्ट, इसको हम हॉनेस्ट प्रोनाउंस करेंगे क्या? नहीं, हॉनेस्ट इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, ओ जो है वो क्या हो रहा है? वो स्वर का साउंड है, मतलब वो वॉल का साउंड है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये भले ही एक कॉन्सोनेंट है, एच भले ही एक कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट साउंड हमें देखना है, वॉवल साउंड हमें देखना है। तो यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, तो
तो एन ऑनेस्ट आएगा। समझ में आया? एन कहाँ डालेंगे और ए कहाँ डालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए और एन हर जगह नहीं डालना है। हर कॉन्सोनेंट साउंड, हर वोवल साउंड में आप एन डालोगे, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे अगर अम्ब्रेलाज होता, अम्ब्रेला ना हो कि अम्ब्रेलाज होता तो आप एन नहीं डालते। क्यों? क्योंकि एन या ए तब डाला जाता है जब एक वचन हो, एक चीज हो, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। अगर बहुत सारी चीजें या बहुत अनेक वचन होगा तो उस केस में आप एन नहीं डालोगे। ठीक है, एन कब डालोगे? जब आप सिंगुलर होगा। ओके, तो सिंगुलर को हम एक वचन बोलेंगे और प्लूरल को अनेक वचन। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन सब को छोड़ के, वोवल के साउंड को छोड़ के, जितने भी बाकी के साउंड है जो कॉन्सोनेंट साउंड से निकलते हैं, उसके आगे हम ए डालेंगे। ठीक है, अब बहुत सारी जगह ऐसी है कि ए को ए नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, अ प्रोनाउंस किया जाता है। दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन नहीं बोला जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ये देखो छोटी छोटी बातें हैं जो इस स्टार्टिंग के लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ, आगे फिर हम और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ए पेन नहीं, ए अगर कोई भी सेंटेंस में अकेला आता है तो उसको अ प्रोनाउंस किया। दिस इज अ बॉय, दिस इज ए बॉय नहीं आएगा, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में अगर ए अकेला सेपरेट लेटर आता है, सेपरेट वर्ड बन के आता है, तो उसे हम अ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, हमने ये तो समझ लिया कि अल्फाबेट कितने होते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि कॉन्सोनेंट और वॉल क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वॉल साउंड क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पेनग्राम के बारे में। पेनग्राम क्या होता है? कोई भी एक ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में जिसमें ए से लेकर जी तक जितने भी लेटर्स है वो सब लेटर्स आते हैं। आप एक सेंटेंस देख लो, सारे उसमें सारे लेटर्स नहीं आएंगे, बट एक सेंटेंस, कुछ सेंटेंस जिसमें आते हैं सारे लेटर्स, उन सेंटेंसेस को पेनग्राम बोला जाता है। मैंने मेरे पहले के वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल दिया है वैसे सेंटेंस का, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जब मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको वो एग्जाम्पल जरूर याद होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज इसका एग्जाम्पल हम टेलीग्राम चैनल पे करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको चांस देती हूँ कि आप मुझसे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो मेरे लेक्चर में और मुझे थोड़ा सा बताओ कि आपको कितना आता है और क्या आपको और सीखना है। वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कॉन्सोनेंट पेनग्राम क्या होता है। पेनग्राम एक ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है जिसमें इंग्लिश के 26 लेटर्स आते हैं। ठीक है, एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमने पेनग्राम भी देख लिया क्या है। ए और एन तो हमने देख लिया, ए कहाँ पे लगाया है और एन कहाँ पे लगाना है ये हमने देख लिया। द का जो रूल है वो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। इसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एन द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये मैं आपको सेपरेट लेक्चर में अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स समझाऊंगी, विथ लाइव एग्जाम्पल समझाऊंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं ये लेक्चर में, बेसिक चीजें समझ रहे हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिवीजन करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं हम कि एक सेंटेंस सही बनाने के लिए क्या चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रोल प्ले करती हैं चीजें सेंटेंस में, क्या इंपॉर्टेंट रोल, कौन कौन ऐसे पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कुछ लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है, कुछ वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस हम किसे बोलते हैं? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंग दे हमें। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं कॉलेज वह जाता नहीं है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कॉलेज, वह, जाता, नहीं है, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट मीनिंगफुल है क्या? आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसका सही ऑर्डर है वह कॉलेज नहीं जाता है, तो वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने किए होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन में, नहीं किए हैं तो आपको ये कोर्स में पूरा सब कुछ पता चलेगा। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी सेंटेंस का होता है वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बनता है। अगर बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगर कोई पूछे, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश बोलने से पहले इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बनता है। अगर आपको कोई बोले बिना वर्ब के सेंटेंस बताओ, तो बोलना बिना वर्ब के सेंटेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये वर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, बोलने वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कैसे बोले जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप एक डिटेल लेक्चर में बताऊंगी, तो आप करेक्ट सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो हमने सेंटेंस भी समझ लिया। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। सेंटेंस क्या होता है वो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स। अब आप अगर किसी से, अब आपको लगता होगा ये तो हमें पता है बट हमें क्यों बता रहे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्पीकर्स मिस्टेक करते हैं बोलने में, ग्रीटिंग करने में मिस्टेक करते हैं, तब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन डाउन होता है। हम अगर किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल पर्सन से मिल रहे हैं, उन्हें ग्रीट करना, देखो इनफॉर्मल पर्सन से जब हम मिलते हैं तो हम उन्हें हाय हेलो बोलते हैं, बट अगर किसी फॉर्मल पर्सन से मिल रहे हैं तो कौन से टाइम पे कौन सा ग्रीटिंग करना होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज कोई भी कॉन्वर्जेशन का जो स्टार्टिंग होता है वो ग्रीटिंग से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बोला हेलो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट कैसे किया मेरा कॉन्वर्जेशन, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई फॉर्मल होगा तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बट गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। मिलने टाइम कब क्या बोलना है और जाने टाइम क्या बोलना है। ठीक है, आप मॉर्निंग में अगर किसी से मिलते हो, लाइक 12 के पहले, बिफोर 12, तो आप उसको क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और जब आप उनसे डिपार्ट करोगे, जब अलग जाओगे उनसे, बाय बोलने के टाइम पे आप क्या बोलोगे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, अब आप अगर 12 से 5 बजे के बीच में किसी से मिलते हो तो उस टाइम पे आप बोलोगे गुड आफ्टरनून। 12 से 5 बजे के बीच में आप बोलोगे गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून बोल दिया आपने। ठीक है, गुड आफ्टरनून, तब आप हैव अ नाइस डे नहीं मत बोलो। अगर आफ्टरनून खत्म हो रही है तो डोंट से हैव अ नाइस डे, यू कैन से हैव अ नाइस डे, बट हैव अ नाइस डे की जगह पे आप बाय, टेक केयर बोल सकते हो। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे आप अगर गुड मॉर्निंग के टाइम पे बोलो, गुड मॉर्निंग 12 o'clock के पहले अगर आप किसी से मिलते हो, और अगर आप डिपार्ट होते हो, अलग जाते हो या बाय बोलते हो, तो उस टाइम पे यू कैन से हैव अ नाइस डे। बट जब हम 12 to 5 गुड आफ्टरनून बोलते हैं तो गुड आफ्टरनून के बाद आप हैव अ नाइस डे नहीं बोलते हो। बाय बोलने के वक्त गुड आफ्टरनून के टाइम पे आप, आफ्टरनून के टाइम पे आप हैव अ नाइस डे नहीं बोलते हो डिपार्ट होने के टाइम पे। ठीक है, वैसे ही जब आप 5 to नाइट तक जब भी आप मिलोगे किसी से तो आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। चाहे आप रात के 10 बजे किसी से मिल रहे हो तो आप तब भी गुड इवनिंग ही बोलोगे। ठीक है, अगर आप रात में मिल रहे हो, गुड इवनिंग बोला आपने, अब आप डिपार्ट होने का टाइम है, तब आप बोलोगे हैव अ नाइस डे नहीं, तब आप क्या बोलोगे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो आप जब डिपार्ट होगे तब आप गुड नाइट बोलोगे। ठीक है, तो ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, इनका यूज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है और कब करना है। ठीक है, तो सुबह का टाइम में यू कैन से गुड हैव अ नाइस डे वाइल डिपार्टिंग, बट आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे आप हैव अ नाइस डे नहीं बोलोगे। ओके, तो ये है कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैनर्स। अब यहाँ पे ये आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें तो हमें पता है, बट बहुत सारे लोग शाम को 7 बजे मिलने के बाद भी जब अलग होते हैं तब हैव अ नाइस डे बोलते हैं, तो ये गलत है, ये रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है इससे। ठीक है, इंप्रेशन रॉन्ग पड़े या सही पड़े, बट आपको सही इंग्लिश बोलना है। अगर आदत होगी सही इंग्लिश बोलने की तो ही आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैनर्स, जैसे मैंने बोला, जैसे अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप उससे कैसे मांगोगे, प्लीज, काइंडली, ये 2 वर्ड बोल के आप उससे मांग सकते हो कोई भी चीज उसकी यूज करने के लिए। और वही अगर आपने वो चीज यूज कर ली है तो यूज करने के बाद उसे आप क्या बोलोगे, थैंक यू। ओके, और अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है, थैंक्स अ टन, थैंक यू बोल सकते हो। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो उसका आंसर आप कैसे बोलोगे, वेलकम, मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, माई प्लेजर। आप
ये वर्ड्स यूज करके उस थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको समझ में नहीं आया, फॉर्मल पर्सन है, आपसे वो फोन पे बात कर रहा है, जैसे आपको कॉल आया आपके एक टीचर का, या आपको कॉल आया आपके आप जॉब करने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो सामने वाला अगर आपसे कुछ बोल रहा है और वो आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी, आई बेग योर पार्डन, कैन यू प्लीज रिपीट। ओके, ये सारे वर्ड्स, एक्सक्यूज मी, ये सारे वर्ड्स आप यूज करोगे बताने के लिए। आई डिडंट गेट यू, ऐसा भी बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स यूज करोगे आप उसको बोलने के लिए कि आप रिपीट करो, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे, तब बोलोगे जब आपको कुछ नहीं सुनाई दिया हो। तो ये कुछ मैनर्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको कुछ और डाउट है, कोई और सिचुएशन आपके सामने है जो आपको पता नहीं है कि किस तरीके से ग्रीट करना है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका जवाब मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में दे दूंगी एक्सप्लेन करके, ठीक है। अगर आपको टाइम बताना है तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, बट मैं अश्योरिटी देती हूँ, जो मैं आपको अभी टाइम का स्पेसिफिकेशन दूंगी ना, लाइक टाइम को इंग्लिश में कैसा बोला जाता है, आप वैसा यूज नहीं करते होंगे, बट अगर आप वैसा यूज करोगे तो वो अच्छा लगता है बोलने में, इंग्लिश आपकी अच्छी दिखती है बोलने में, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजा है, तो उसको तो आप करेक्टली प्रोनाउंस करते ही हो, 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, बट क्या अगर 2:30 हुए, तो जब 2:30 हुए हैं तो आप क्या बोलोगे? 2:30? नहीं, 2:30 नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? 30, या 30 ना लिख के यू कैन राइट 2:30। 2:30 हुए तो 2:30। यहीं पे अगर 2 में 30 मिनट बाकी है, 2 बजने में 30 मिनट बाकी है, तो आप क्या बोलोगे? 1/2, मतलब मिनट्स पहले ही आएंगे, 1/2. 2 में 30 मिनट बाकी है तो 1/2 बोलोगे आप, या मतलब 2 में 30 मिनट बाकी है मतलब 1:30 बजा है, तो उसे आप 1:30 भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर 1 बजने में 7 मिनट्स बाकी है, 7 मिनट्स रिमेनिंग, अगर 1 बजने में 7 मिनट बाकी है, तो आप क्या बोलोगे? 7 to 1। समझ में आया? ऐसा इंग्लिश में टाइम बोला जाता है, 7 to 1। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो एक स्पीकर को, एक लर्नर को, एक बेसिक लर्नर को पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। इससे आगे हम और सीखेंगे, एक और लेवल बढ़ेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप सेंटेंस की शुरुआत, बोलने की शुरुआत कैसे करोगे, और वो अगर आपने याद कर लिया या समझ लिया तो आपको शुरुआत करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, और एक बार शुरुआत हो गई तो आगे आप बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस मेरे ये एफर्ट्स के बदले आप एक काम कर दीजिए मेरा, कि आप ये चैनल के साथ बाकी लोगों को भी जोड़िए जिन्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, ताकि मेरे एफर्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और रिजल्ट बहुत अच्छा मिल पाए। और ये वीडियो सेशन, पूरा लेक्चर खत्म होने के एंड में मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी, खुद आपसे बात करूंगी, और आप में जो चेंजेस आए हैं वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्लास 2 में अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।